हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से, कल का रिवीजन करेंगे। कल मतलब कि लास्ट जो डेली करंट अफेयर हुई थी उसका, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल आप जानते हो संडे था, संडे को वीकली टेस्ट होता है। लाइव आकर के मैंने वीकली टेस्ट लिया था। जो लोगों ने वीकली टेस्ट नहीं दिया है वो जाकर लाइव सेक्शन में दे लें। चलिए, सैटरडे का क्वेश्चन क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के 5000 प्लस सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद ने, CBSE ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र से, अगले शैक्षणिक सत्र से 2026-27 वाले से कक्षा 10 के छात्र बोर्ड परीक्षाएं 2 बार दे सकेंगे। जनवरी 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना अमरावती, उत्तराखंड में की जाएगी। देहरादून, उत्तराखंड में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 25 से 27 जून के बीच। द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। खेल महासंघ, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम शुरू की है। और रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा केरल में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। अरलम तितली अभ्यारण्य। भारत ने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2019-29 की मेजबानी की बिडिंग जीत ली है। दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने महिला युगल, पुरुष युगल और मिक्स युगल तीनों का खिताब जीत लिया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने अभी जऊ जियाई को अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये थे साथियों टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दिख रहा है ना, टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका आपने रिवीजन किया है 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे। आज की करंट अफेयर, इसकी PDF और क्विज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, MZT एजुकेशन नाम से है। टेलीग्राम पर ही हर चीज़ की PDF भेजी जाती है। जो शाम वाली क्लास होती है उसकी भी यहीं भेजी जाती है, ठीक है। कल रात को क्यों 9 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी? क्योंकि कल संडे था और मंडे से लेकर सैटरडे तक ही होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, 29 जून को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किसकी जयंती पर? तो PC महालनोबिस जी की जयंती पर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की जयंती पर, जो भारत में आधुनिक भारत के सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहे जाते हैं ये। तो इन्हीं की जयंती पर हम लोग मनाते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की याद में। इनका जन्म जानते हो 29 जून 1893 को हुआ था और निधन एक दिन पहले यानी 28 जून को 1972 को हुआ था। एग्जैक्टली उतना ईयर जिए थे। 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये इस बार की थीम रखी गई है नेशनल स्टैटिस्टिक डे की। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा जाएगा तो आप बताना। विश्व सांख्यिकी दिवस 5 साल में एक बार पड़ता है, हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है और ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, हर 5 साल में एक बार। तो 2010 में मनाया गया, फिर 2015 में, फिर 20 में और 25 में, ठीक है। अब अगला वाला 2026 को मनाया जाएगा। तो इस बार वाला 2025 में मनाया जाएगा, ठीक है, 20 अक्टूबर को। अगला, ये एक प्रमुख दिवस है जो महापुरुषों से संबंधित है। आइए रिवीजन करते हैं हम लोग। साल भर का ये सारा कंटेंट है पूरा का पूरा। मैं आपको कई बार ये दिखा भी चुका हूँ। आप ये PDF दूंगा तो आप रिवीजन भी मार लेना। यहाँ भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये पूरे साल भर जितने भी महापुरुषों को डेडिकेटेड दिवस है वो सब इसमें है इंक्लूडेड, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जन्मदिन पर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। 2 बार मनाया जाता है शहीद दिवस, ये बात ध्यान रखना।
5 अप्रैल को समता दिवस, समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। 29 जून ये रहा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस जी की जयंती। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती पर। इसके अलावा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद जी की जयंती। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि। और 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। ये जो कंटेंट इकट्ठा हुआ है ना, 1-2 दिन में नहीं हुआ है, या ऐसा भी नहीं हुआ कि इंटरनेट पर सर्च करोगे कहीं मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये पिछले 2-3 साल से जो भी दिवस मनाए जाते रहे हैं उनको मैं ऐड करवाते ये पूरी लिस्ट तैयार करवाया हूँ। तो ये लिस्ट भी आपको दी जाएगी इसी पीडीएफ के साथ, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, आप वहाँ से रिवाइज कर लेना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है? ये एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप जो है वो एवरेज से, जो ग्लोबल एवरेज है उसके 2 गुने रफ्तार से ये तेजी से गर्म हो रहा है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप गर्म होने के पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बीचों बीच पढ़ रहे हैं, मतलब विषुवत रेखा पर पढ़ रहे हैं या कहे उष्ण कटिबंध में पढ़ रहे हैं। पूरा उष्ण कटिबंध में नहीं पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन मतलब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा केवल हमें को इफेक्ट होना चाहिए। अफ्रीका भी तो पढ़ता है भाई। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो पूरा एग्जैक्टली उष्ण कटिबंध पड़ता है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज जो है वो एशिया का ज़्यादा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। देखिए, केवल सूर्य के उष्ण कटिबंध में पड़ने से ही केवल गर्मी नहीं होती है भाई। सूर्य से जितनी गर्मी होती है उसको वन की वजह से, पेड़ों की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग गर्मी उत्पन्न करते हैं उसका क्या? CO2 का उत्पादन। आप CO2 के एमिशन में देखोगे तो चाइना आपको टॉप 3 देश में मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे देश एशिया के मिल जाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं पर यूरोपीय देशों में, एक तो यूरोपीय देश जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, दूसरा चीज़ ये फ़ायदा हो जाता है कि वो लोग थोड़ा सा विकसित विचारधारा भी वाले हैं, वो लोग उतना ज़्यादा कार्बन का एमिशन भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो लोग बहुत पहले ही डेवलप हो चुके थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से ही, तो वहाँ पर वो लोग खूब बर्बादी मचाए, उसके बाद धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए। एशिया के बहुत सारे देश बाद में आज़ाद हुए, अभी बहुत ज़्यादा 50 से 80 साल 70 साल सबका एवरेज डेट ऑफ बर्थ है समझो, एशिया के जितने देश हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी सुधार में काफ़ी समय लग सकता है। तो CO2 एमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और इसका इफेक्ट एशिया महाद्वीप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया जो है ये वार्म हो रहा है ट्वाइस एट द ग्लोबल एवरेज। जो ग्लोबल एवरेज है उसके 2 गुने रफ्तार से ये यहाँ पर गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। WMO की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। अब इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, असमय बारिश का होना, असमय धूप का निकलना, असमय ठंडी बरसात, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जो व्यवस्था चलती थी वो सब इधर उधर की हो गई है। तो ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है और मैं आपको बहुत बार ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट बता भी चुका हूँ, है ना। ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो बहुत प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और बहुत प्रकार के हेल्थ के नुकसान तो होते ही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान होते हैं, पक्षियों को नुकसान होते हैं, जलाशय सूखते हैं, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है जब, तो फिर द्वीप देश जो हैं या तटीय क्षेत्र जो है वो डूबने लगते हैं। बहुत सारे
समुद्री तूफान वगैरह जनरेट होते हैं, क्योंकि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं की वजह से चक्रवात बनते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें इफ़ेक्ट करता है। सबके पीछे कारण यही है CO2, कार्बन का एमिशन। यही कारण है कि दुनिया फ्यूचर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। फ्यूचर फ्यूल बोले तो हाइड्रोजन ईंधन। आप अक्सर सुनते होंगे मेरे भी माध्यम से और भी माध्यमों से कि हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है, हाइड्रोजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन एमिशन, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, इन्हीं सब के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर फ्यूल बिकॉज इट नो एमिट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करता है। वैश्विक स्तर से तेज है। फिलहाल 2024 को एशिया का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। अभी जो बीता है वर्ष 2024, ये एशिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केरल साहित्य अकादमी के द्वारा 2024 के लिए किस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का साहित्य पुरस्कार दिया गया? ये केरल स्पेशल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आया है तो। केरल साहित्य अकादमी के द्वारा 2024 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। राज्य स्पेशल ज़्यादा है ये। अभी इसमें ओणो उपन्यास को, केवल एक ही आपको याद रखना है कि ओणो उपन्यास बेस्ट उपन्यास का अवार्ड पाया है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पूरी कैटेगरी भी दिखाऊंगा, लेकिन उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आनो जो है, आनो या ओनो, ये बेस्ट नॉवेल चुना गया है। कैटेगरी में बेस्ट कविता, बेस्ट शॉर्ट स्टोरी, बेस्ट निबंध, ये सब दिए गए हैं, लेकिन आपको बस केवल यही याद रखना है, ओणो। लिखा है GR इंदु गोपन ने। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार मिला है केरल राज्य साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला। ये और भी डिटेल्स हैं, इसमें ज़्यादा इनकी जरूरत नहीं है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को 1 जुलाई से अनिवार्य किया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार को इससे सीखना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार प्रयास किया था पिछली साल ही ये करने का, लेकिन वो फेल हो गई थी, क्योंकि सिर्फ सरकार ही भी कुछ नहीं कर सकती, सब लोग धरने पर उतर आए थे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसको आज समझेंगे। इस पर मैं आपको वीडियो भी दिया था और उसमें भी मैंने डिटेल्स चर्चा किया था। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश में 5000 प्लस सरकारी स्कूलों का विलय करने की बात की गई है। 50 से कम क्षमता वाले स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे परिणाम क्या निकलेगा कि आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी। कारण यही है कि जब स्कूल ही कम हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती कहाँ से होगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से ही सबक लेते हुए मध्य प्रदेश ने एक नई चीज़ शुरू की है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को 1 जुलाई से लागू करना अनिवार्य कर दिया है। ये चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल कर चुकी थी अप्लाई, लेकिन वो हो नहीं पाया अप्लाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि सभी शिक्षक जो हैं वो आ गए धरने पर। वो धरना देने लगे, वो विरोध करने लगे, इस चीज़ से कतराने लगे कि नहीं ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ना किया जाए। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, आप खुद बताइएगा कि क्या तर्क हो सकता है, क्यों वो लोग बाहर नहीं आए। मैंने इस पर वीडियो आपको दी थी, उसमें डिटेल में चर्चा किया था कि कैसे किस प्रकार से बदमाशी करते हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, क्या क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले इसको समझ लो डिजिटल अटेंडेंस है क्या। इसमें ये कहा गया है कि स्कूल शुरू होने के 1 घंटे के भीतर और स्कूल समाप्त होने के 30 मिनट के अंदर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस टाइप का अटेंडेंस होगा। ये हमारे शिक्षक पोर्टल पर होगा, हमारे शिक्षक नाम के प्लेटफॉर्म पर, और हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से हो। ठीक है, तो इस टाइप से हो जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये स्कूल में है। अब यही चीज़ सिर्फ यही वाली लाइन उत्तर प्रदेश ने नहीं लागू की थी, जिसकी वजह से, जिसका हवाला देते हुए विरोध किया गया था कि अगर हम आधे घंटे लेट हो जाएंगे या 15 मिनट लेट हो जाएंगे तो हमारा एब्सेंट लग जाएगा। ये तर्क देते हुए शिक्षकों ने विरोध किया था और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया था। यही कारण है कि अब इसका परिणाम निकल रहा है कि भाई सरकारी स्कूल भी मर्ज किए जा रहे हैं। टीचर्स को 80,000 के आसपास में सैलरी मिल रही है, 60 से 80,000 के बीच में मिलती रहती है, प्रमोशन वगैरह भी होता रहता है। इस प्रकार की, इस लेवल की सैलरी में वो अपने यहाँ 50 से ज़्यादा भी, 50 तक भी स्कूल स्टूडेंट्स नहीं रोक पा रहे हैं। क्या कारण है? जो आपका टक्कर आपके पास वाले प्राइवेट स्कूल से है। आपके यहाँ के बच्चे निकल कर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में लूटपाट अलग ही लेवल की मची है, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूलों की भी लूटपाट खूब अलग लेवल की चल रही है, अलग स्तर की। बेल्ट खरीदो, जूता उनसे खरीदो, किताबें उनसे खरीदो, है ना, 3 गुने दाम पर। तो जैसे वो लोग प्रचार करने निकलते हैं गर्मियों में, आप लोग नहीं निकल सकते हो। फीडबैक सिस्टम आप नहीं रख सकते हो। आपके यहाँ
अधिकारी आपके यहाँ जो टीचर्स होते हैं उनका फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। होमवर्क तो मुझे याद ही नहीं है कि होमवर्क कभी दिया जाता होगा। किसी सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को होमवर्क भी दिया जाता है, होमवर्क उनके बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि होमवर्क कहाँ है। कुछ गिने चुने ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये होता होगा। तो ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ और भी बाकी हैं। आप लोग भी बहुत सारे कमेंट्स किए, उनके फीडबैक पे आधार पर आप लोगों ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए अपने आसपास के स्कूलों को लेकर के। तो होता क्या है कि उसके पीछे की जड़ बहुत पुरानी रहती है, फिर उसके बाद दुष्परिणाम जब निकलता है तब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है उसको समझने का प्रयास बहुत कम ही लोग करते हैं। तो यही है, मैं तो यही कहूँगा, जो भी पढ़े लिखे हो, जो भी समझदार लोग हो, अपने आसपास अगर आपके गांव में कोई स्कूल हो तो बीच बीच में 1-2 बार विजिट कर लिया करो और पहुंचो वहाँ पे, पूछो क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। भाई आप भी उस गांव के नागरिक हो, आपके गांव में स्कूल है तो आप पहुंचिए वहाँ पर, देखिए टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है कि गायब है वहाँ पर। खैर, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ही गाँव का बच्चा वहाँ से निकल रहा है, वो शिक्षित होगा तो फिर आगे समाज शिक्षित होगा। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भोजताल साखे सागर झील है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 29, 11 राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं, 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अभी माधव टाइगर रिजर्व को मिला था अप्रूवल। इसके अलावा मटकी नृत्य, कर्मा नृत्य, तितली नृत्य, तानसेन नृत्य महोत्सव, ये सभी मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला स्टैटिक जीके की अपनी ई बुक भी है। स्टैटिक जीके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें मैंने आपको 32 चैप्टर्स दिए हैं, 31 चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें कंप्यूटर भी आपका शामिल है। कंप्यूटर भी आपका शामिल है। इन सब चैप्टर्स के थ्रू आप पूरा का पूरा स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार कर सकते हो, जिसमें आपको सारे राज्यों का पूरा डिटेल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा प्रमुख वाद्य यंत्र, गायक, मतलब हर खेल टूर्नामेंट, शब्दावलियाँ, हर चीज़, ग्राफिक्स, पिक्चोरियल और उसके माध्यम से सब कुछ आपको यहाँ पर इस ई बुक में दिया गया है। ध्यान रहे ये ई बुक माध्यम में है, PDF फाइल में है। आप तुरंत पेमेंट करोगे तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, MZT ऐप पर मिलेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया रहता है उनसे भी आप जा करके ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर बोले तो 7235939467, इस पर आप व्हाट्सएप करके UPI के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकली? तो भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा आप जानते हो वर्ल्ड फेमस है, यूनिवर्स बॉस हैं, तो उड़ीसा के पुरी से निकली हुई है। अब ये रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और हालांकि कल एक दुखद घटना भी थोड़ा सा सुनने को मिला, स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ हो गई थी, उसमें कुछ शायद 3 लोग की जान चली गई है। इस भव्य यात्रा की शुरुआत 27 जून से हुई है, 12 दिनों तक ये चलेगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू कर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। ये लाइन CGL वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि रथ यात्रा निकलती है तो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो गुंडिचा मंदिर याद रखना, पूछा जा सकता है आपके CGL एग्जाम में, SSC एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। खैर, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए ये रथ यात्रा एक तो वार्षिक और बहुत ही प्राचीन है ही, ऐतिहासिक। इसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा जो हैं, इनको पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की और इन्होंने इनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ, इनके भाई और एक और भाई बलभद्र, जो कि भगवान कृष्ण के, जगन्नाथ के बड़े भाई हैं, जिसे बलदाऊ कहते हैं, जिन्हें हम लोग, उनके साथ ये तीनों लोग की रथ यात्रा निकलती है। इसीलिए आपको ये 3 रथ यात्राएं दिखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आगे भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है, उसके बाद फिर सुभद्रा जी और बलभद्र का। ठीक है, तो ये रथ यात्रा निकलती है जो कि ऐतिहासिक है। पिछले दिनों में और कौन कौन से मेले और महोत्सव आयोजित किए गए हैं उनको देखते हैं। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में। ठीक है, अंबुबाची मेला हम लोगों ने बात किया था, कामाख्या मंदिर असम में। नचाटी महोत्सव केरल में, सिरुलिली मणिपुर, मछली महोत्सव त्रिपुरा, खुबानी उत्सव लद्दाख में, रोंगाली बिहू असम में और पर्पल फेस्टिवल नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? समुद्री क्षेत्र की बात आ रही है तो समुद्री जहाजरानी और बंदरगाह मंत्री
जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं यही इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है ना। समुद्री क्षेत्र की बात आए, बंदरगाहों की बात आए, जहाजरानी की बात आए, तो इन्हीं का नाम आप बताइएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी वर्तमान में जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने समुद्री क्षेत्र का पहला एनबीएफसी का उद्घाटन किया हुआ है। भारत का पहला ये एनबीएफसी है, ठीक है ना। नाम क्या है? सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SMFCL। तो ये एक पहली नॉन बैंकिंग वित्तीय फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफसी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। साथ ही साथ सागर सेतु मंच भी इन्होंने लॉन्च किया। सागर सेतु मंच जब भी कहीं भी पहुंचते हैं तो ये लॉन्च कर देते हैं। सागर सेतु कई बार लॉन्च हो चुका है, याद रखना। अगला, हाल ही में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता, या किस राज्य की हॉकी टीम ने जीता है? तो देखिए, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप अभी कुछ दिन पहले ही जब ये शुरू हुआ था तो मैंने क्वेश्चन लिया था, बताया था कि चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा है। मास्टर्स कप मैंने आपको बताया था 40 साल तक के उम्र के या उससे ऊपर के हैं उनके बीच में हो रहा है। जो मास्टर हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके बीच में ये टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है। जैसे इंडिया मास्टर एक बार क्रिकेट में किया गया था सचिन तेंदुलकर वाली टीम का, ऐसे ही ये किया गया हॉकी मास्टर्स। तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और इसके पुरुष का खिताब जो है ये तमिलनाडु की टीम ने जीता है। पुरुष का खिताब तमिलनाडु की टीम ने जीता है। देखिए, तमिलनाडु लिफ्ट मेंस क्राउन इन इनॉग्रेल एडिशन। तो तमिलनाडु की हॉकी ने पुरुष का जीता। महिलाओं वाला किसने जीता? क्योंकि पुरुष महिला दोनों हुआ था, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, यानी कि ओडिशा की हॉकी टीम ने महिला वाला खिताब जीता है। तो 18 से 27 जून के बीच में चला चेन्नई में। ओके, अगला, हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की। आज जो ये सीरीज चलती है शाम को टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, इसका आज एपिसोड होगा, कल नहीं हुआ था क्योंकि कल संडे था, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया? सलखन जीवाश्म पार्क, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर है, किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बताना उत्तर प्रदेश के ये सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है ना। सोनभद्र आप जानते हो एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सोनभद्र मैं आपको मैप में दिखा भी चुका हूँ कई बार। ये आपका बिहार से और इसके बाद झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से 4 राज्यों से अपना बॉर्डर लगाता है। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में जो है सलखन जीवाश्म पार्क है, इसको यूनेस्को ने संभावित सूची में शामिल किया है, मतलब अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसका मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इंडिया वाली लिस्ट में भी इसे शामिल कर लिया जाए। विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है सलखन जीवाश्म पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम, खास करके जो RO का एग्जाम होने जा रहा है अभी जुलाई में, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है ये पूछ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जून चल रहा है और अगले 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम होना है। तो ये क्वेश्चन समझ लो RO एग्ज़ाम में लगभग 80% समझ लो कि बना ही है। अगर बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ये क्लिप काट करके दिखाऊंगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और अस्थायी सूची में हो सकता है आगे चलकर किया जाए। यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरालेलियो साइंस लखनऊ के बीच समझौता इसके लिए हुआ है। बाकी यूनेस्को के बारे में तो आप जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई थी। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, आप ये देखो सोनभद्र आपको यही दिख जाएगा, ये जो जिला है ना, ये जो जिला है, हाँ ये सोनभद्र है। आप देखोगे यहाँ छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर लगा रहा है। अगला, बाकी तो आप जानते हो बेसिक उत्तर प्रदेश के बारे में। जून 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऐसा सब लोग मान रहे थे कि ये होने वाला है। ईरान जो है इससे बाहर हो गया है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ईरान ने खुद को बाहर कर लिया है और ये सबको पता था भाई कि ये होने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि अभी जो सिनेरियोज हुए ना, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चला था ना, उसमें बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन IAEA के द्वारा साझा कर दिए थे अमेरिका और इजराइल को।
आप सोचो कि जो एजेंसी इसलिए बनी है कि वो निगरानी करेगी कि कौन सा देश कितना एटॉमिक एनर्जी का, कोई तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है कि परमाणु बम वगैरह नहीं बना रहा है। इंडिपेंडेंट संस्था अपने आप को कहती है और ये कहती है हम बस केवल निगरानी करते हैं। उसका सारा का सारा डेटा जो है वो शेयर हो गया इजराइल के पास और अमेरिका के पास, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका वहाँ पर जाकर बमबारी किया और बहुत सारे गुप्त इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया के सामने रख दिया। तो ये सब देखते हुए ईरान जो है ये खफा था ही, कई बार इस पर कह ही चुका था और पूरा लग रहा था कि ये मामला शांत होगा पहले युद्ध वाला। तो सबसे पहला स्टेप ईरान का यही होने वाला है कि IAEA से वो खुद को बाहर करेगा, और हुआ भी यही। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से, किससे, B-2 स्टील्थ बॉम्बर से GBU 57 बॉम्ब गिराए। कहाँ पर गिराए? ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर, फॉर्दो, इस्फहान, नतांज। ये भी याद रखना दोनों का नाम, ये बम का नाम है, ये बॉम्बर का नाम है, ठीक है, विमान का नाम। तो 22 जून को किया गया फॉर्दो, इस्फहान और नतांज पर यह अटैक अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर। आरोप ये लगा कि IAEA पर जासूसी नेटवर्कों से प्रभावित होने का आरोप लगाया गया और इसके बाद फिर यहाँ फैसला लिया ईरान ने कि भाई हम सारा सहयोग समाप्त करेंगे, अब यहाँ हमारे यहाँ दिखाई मत पड़ना, ठीक है। तो IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला, अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई वियतनाम में, और भारतीयों ने इसमें भी परचम लहराया है। इंडियन विमेंस टीम क्लिंच ओवरऑल टाइटल एट अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन वंग ताऊ वियतनाम। तो वंग ताऊ वियतनाम में ये आयोजित किया गया। इसमें भारतीय टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए टोटल 35 पदक जीते हैं। 18 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। अलग अलग इवेंट में है, बहुत ज़्यादा इवेंट में आपको नहीं जाना है, बस आपको टोटल पदक याद रखना है और कहाँ आयोजन किया गया ये याद रखना है। अगला, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई? बोनालू उत्सव ये भी बहुत ही फेमस उत्सव होता है। ये महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में अभी आयोजित किया गया, ठीक है। बोनालू उत्सव देवी काली को ये समर्पित है और तेलंगाना में सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा को दर्शाता है। श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर गोलकोंडा किला में यह आयोजित होता है। माना जाता है कि यहाँ पर 19वीं सदी में महामारी आई थी और उसके लिए लोगों ने माता काली की प्रार्थना की थी, तब से ये उत्सव मनाया जाने लगा है। तो बोनम अर्पित किया जाता है इस दौरान। बोनम जो होता है ये चावल, गुड़ और दही और नीम के पत्तों का बना होता है, इसे भी ध्यान रखना, बोनम। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी कोशिश रहती है आपको कम से कम में ज़्यादा कंटेंट देने की, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी समझाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। जैसे आज की वीडियो मुझे लग रहा है लंबी चली जाएगी, तो लेकिन आप लोग एडजस्ट किया करो, चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जब तक समझोगे नहीं तो कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। रटन विद्या करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी लास्ट 6 मंथ की ई बुक वगैरह इन्हें आप ले सकते हो। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? चाइना में हुई थी। केंद्र राज्य संशासित प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं? 4 हैं। 4 में मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आज आपको क्या बताना है? 21वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताइएगा कमेंट करके कौन सा देश करेगा। दूसरी एशियाई क्वेस युगल चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब किसने जीता है, ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ तक देखते हुए आए हो तो, और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।